आइए जी हम शुरू करें कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि ऐसा कोई चैप्टर मैंने रेगुलर क्लास में आप लोग को एसएफएम में नहीं कराया है। हमारे रेगुलर मैट में इक्विटी एनालिसिस नाम का एक बड़ा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे पार्ट हैं। उसी में से फ्री कैश फ्लो वाला पार्ट, ईवीए वाला पार्ट, प्राइस मल्टीपल्स वाला पार्ट, वैल्यूएशन ऑफ स्ट्रेटेजी वाला पार्ट, वो सबको मिला के कॉर्पोरेट वैल्यूएशन बना दिया गया है। ठीक है। सो कॉर्पोरेट वैल्यूएशन बेसिकली इक्विटी एनालिसिस का ही एक एक्सटेंशन माना जाता है। इंस्टीट्यूट मटेरियल में कॉर्पोरेट वैल्यूएशन बोल के दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको कॉर्पोरेट वैल्यूएशन नाम का भी चैप्टर करा रहा हूँ। इन क्लासेस को करने के लिए आपको हमारी एसएफएम दिव्य जड़ी बूटी बुक हाथ में चाहिए। आप बुक एसजीसी वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ओके। और अगर आप बुक नहीं परचेज़ कर रहे हैं तो जो भी क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूँ उसका टैग आप देख लें, वहाँ पे जाकर आप इस क्वेश्चन को रेफ़र भी कर सकते हैं। गॉट इट। सो मेरा आइडिया ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपको नया क्वेश्चन कराऊं। मेरा आइडिया है कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस का वैरायटीज़ करा दूं जिससे कि आपका एक बार रिवीजन भी हो जाए और अगर कोई नया क्वेश्चन है तो वो भी कवर हो जाए। ठीक है। मेरा ये भी एम नहीं है भी कि मैं आपको पूरा का पूरा दिव्य जड़ी बूटी बुक ये वाला सॉल्व कराऊंगा, बट जो भी कराऊंगा उससे आपका बहुत हेल्प होने वाला है। इसको करने के लिए जब मैं यहाँ पे करूँगा, मैं ज़्यादातर यहीं पे लिखता हूँ, आपको पता है, बट आप उसको एक फेयर कॉपी में लिखेंगे तो आपको रिवीजन में बहुत आसान होगा। आइए अब क्वेश्चन 1 में हम लोग घुस जाते हैं। देयर इज़ अ प्राइवेटली हेल्ड कंपनी एक्स प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेटली हेल्ड मतलब बस प्राइवेट कंपनी है। दैट इज़ ऑपरेटिंग इनटू रिटेल स्पेस। वो रिटेल मार्केट में कुछ काम करता है। एंड इज़ नाउ स्काउटिंग फॉर एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर्स को पकड़ने का कोशिश कर रहा है। डिटेल्स पर्टिनेंट टू वैल्यूइंग एक्स प्राइवेट लिमिटेड आर एज फॉलोज। एंजल इन्वेस्टर को लाएगा तो वैल्यूएशन कराएगा, फिर अपना स्टेक बेच के पैसे लेगा, तो वैल्यूएशन कराना जरूरी है। सो कंपनी हैज़ अचीव्ड ब्रेक इवन दिस ईयर एंड एज एन इबिड्डा ऑफ 90। तो उसका इबिड्डा आपको बता दिया 90। अनलिवरेज बीटा बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री इन विच इट ऑपरेट इज़ 1.8। तो जो इंडस्ट्री में ऑपरेट करता है उनका कंपैरेबल कंपनी का या एवरेज अनलिवर्ड बीटा इज़ 1.8। अगर सामने वाले का लीवर्ड बीटा दिया होता, यानी इंडस्ट्री का लीवर्ड बीटा दिया होता, तो आपको उसको अनलीवर करना पड़ता बाई टेकिंग द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ द इंडस्ट्री। सो अनलीवर्ड दिया, ये अच्छा ही किया कि हम लोग को अनलीवर नहीं करना पड़ेगा। नहीं, लीवर्ड देता तो अनलीवर करके यूज़ होता है, याद है आपको ये प्रोसेस। एंड द एवरेज डेट टू इक्विटी रेशियो इज़ 40:60। तो हम लोग मान लेंगे कि हमारा भी डेट इक्विटी रेशियो 40:60 है। ठीक है, हमारा भी डेट इक्विटी रेशियो 40:60, जबकि यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है, बट हमारा क्या है वो क्वेश्चन में नहीं लिख रहा है। तो विल अज्यूम दैट आवर डेट इक्विटी रेशियो इज ऑल्सो 40:60। The rate of return provided by liquid bond is 5%. This is RF. EV is to be taken at a multiple of 5 times on EBITDA. इसका मतलब enterprise value आपका EBITDA का 5 times होगा। Accountant ने बोला है that EBITDA of 90 includes an extraordinary gain of 10 and a potential write-off of preliminary sales promotion cost of 20 are still pending. तो 10 का gain extraordinary है तो हटा दीजिए 90 में से, और 20 का सेल्स प्रमोशन को आप अलग से राइट ऑफ कर दीजिए। राइट ऑफ करना बाकी है तो कर दीजिए। तो 10 और 20 मिला के 30 और 90 माइनस 30 करके 60 आया। द इंटरनल असेसमेंट ऑफ रेट ऑफ मार्केट रिटर्न फॉर द इंडस्ट्री इज 11%। इंटरनल असेसमेंट आपका बोल रहे हैं रेट ऑफ मार्केट रिटर्न, यानी कि RM इज 11%। द फ्री कैश फ्लो और फ्यूचर कैश फ्लो फॉर द नेक्स्ट 3 years आर एज फॉलोज। तो फ्यूचर कैश फ्लो भी दिया है। अब जब क्वेश्चन उठता है कि जब EBITDA से वैल्यू आ ही रहा है 5 टाइम्स करके, तो फिर फ्यूचर कैश फ्लो और ये सब बीटा क्यों दे रहा है? क्योंकि क्वेश्चन चाहता होगा कि आप मल्टीपल तरीके से वैल्यूएशन करें। आपको प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट भी दिया है, टैक्स रेट भी दिया है, और पोटेंशियल वैल्यू बोल रहा है। पोटेंशियल वैल्यू का मतलब होता है अगर एक क्वेश्चन में मल्टीपल वे से वैल्यूएशन निकल रहा है तो जितना हो सके उतना वैल्यू निकाल देना है। तो एक तो EBITDA से वैल्यू निकल रहा है, और दूसरा आपका फ्री कैश फ्लो यानी फ्यूचर कैश फ्लो से आपका वैल्यूएशन निकलेगा। अब फ्यूचर कैश फ्लो से वैल्यूएशन करने के लिए क्या चाहिए अपने को? डिस्काउंटिंग रेट चाहिए। डिस्काउंटिंग रेट यूजुअली होता है KO। KO के लिए 2 चीज़ चाहिए, KD और KE। तो KD आपका यहाँ से आ जाएगा, प्री टैक्स दिया हुआ है तो पोस्ट टैक्स कर लेना,
और के ई के लिए यहाँ पे जो आर एफ और आर एम दे रहा है तो आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा लगाओगे, बट यहाँ पे जो बीटा होगा वो लीवर्ड बीटा होगा। अब क्वेश्चन में जो बीटा दिया हुआ है वो अनलीवर्ड बीटा दिया हुआ है, तो अनलीवर्ड बीटा को लीवर्ड करना आपको आता ही है। लीवर्ड कैसे करोगे? बीटा ऑफ लीवर्ड इज इक्वल टू बीटा ऑफ अनलीवर्ड प्लस बीटा ऑफ अनलीवर्ड इंटू 1 प्लस डी इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई ई करके आपका आंसर आ गया। समझ में आया आपको? ओके, सो बेस्ड ऑन दिस नाउ वी शुड सॉल्व दिस सम। अब ये सम को हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। अगर आपको समझ में आ गया है कि कैसे सॉल्व करना है तो सर की ज़रूरत नहीं है, आप पॉज करें और अपने आप सॉल्व करें। जो नहीं समझ में आया तो मेरे साथ साथ आएँ। पहला वैल्यू हो गया इबिडा बेस्ड। सो इबिडा बेस्ड में आपका जो इबिडा दिया हुआ है वो 90 दिया हुआ है, उसमें एडजस्टमेंट करने बोल रहा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन इंक्लूडेड है तो हटा दीजिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन जो इंक्लूडेड है उसको हटा दीजिए, प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन के बाद प्लस नहीं सॉरी वापस एक और राइट ऑफ करना है आपको सेलिंग एक्सपेंस। राइट ऑफ करिए सेलिंग एक्सपेंस, जो राइट ऑफ करना बाकी है तो राइट ऑफ कर दीजिए 20। सो माइनस करके आ गया 60। सो एंटरप्राइज वैल्यू होगा 5 टाइम्स ऑफ एबिडा। $300। सेकेंड नंबर फ्री कैश फ्लो या फ्यूचर कैश फ्लो बेस्ड। फ्यूचर कैश फ्लो बेस्ड में अगर हम चलें तो पहला मैंने आपको क्या बोला, मुझे चाहिएगा केओ। केओ के लिए क्या लगेगा? केडी। केडी शुड बी पोस्ट टैक्स। सो आपने देखा होगा प्री टैक्स रेट है यहाँ पर 12%। सो 12% इंटू 1 माइनस 0.3 करिए 8.4%। नंबर बी के ई के लिए हम लोग को यूज़ करना है आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू लीवर्ड बीटा। सो अभी एक और वर्किंग लगेगा हम लोग को। लीवर्ड बीटा क्या होगा? दैट विल बी अनलीवर्ड बीटा इंटू 1 प्लस डी बाई ई इंटू 1 माइनस टी। राइट, आपको पिछला दिन मैंने इक्विटी एनालिसिस का जब क्लास किया था उसमें इसका भी लॉजिक बताया था कि ये फॉर्मूला कहाँ से आता है डिराइव होके। ठीक है, तो बीटा ऑफ अनलीवर्ड आपका इंडस्ट्री का दिया हुआ है 1.8 इंटू 1 प्लस 40/60 इंटू 1 माइनस 0.3। फोर्टी बाई 60 इंटू 0.7 प्लस 1 इंटू 1.8। सो ये कर करा के आ रहा है 2.64। तो ये 2.64 हम लोग को यहाँ पे बीटा बैठाना है। आर एफ हमारा दिया हुआ था यहाँ पर 5%, आर एम में 11%। सो 5% प्लस 11% माइनस 5% इंटू 2.64। सो 2.64 इंटू 6 प्लस 5 20.84। थर्ड है केओ। केओ के लिए वही 40-60 का हम लोग प्रोपोर्शन ले लेंगे, यानी कि 8.4 का 40% और 20.84 का 60%। देखो क्या आ रहा है, 8.4 का 40% और 20.84 का 60%, 15.86% आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अजम्पशन है जो मैंने बोला था, अज्यूमिंग डेट इक्विटी रेशियो इज सेम एज इंडस्ट्री।
ठीक है, तो तभी ये 40-60 हम लोग ले पाए। सो अब 15.86 के हिसाब से हम लोग को पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज निकाल देना है। सो वी हैव ईयर 1 to 3, FCF हमें दिया हुआ है 100, 120, 150। डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लो आप @15.86%। डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लो @15.86%। सो 1 डिवाइडेड बाई 1.1586, 0.863। .745, 0.643। पीवी ले लो, सो ये हो जाएगा 86.3, 89.4, 96.45। तीनों मिला के 272.15। ठीक है, सो दो तरह का वैल्यू आया, एक आ गया 300 लाख का और दूसरा आ गया 272.15। तो जनरली क्या होता है ना, प्रेजेंटर जो होते हैं ना, इन्वेस्टर के सामने प्रेजेंट करेंगे, वो लोग हाईएस्ट वैल्यू बताएंगे, अपना वैल्यूएशन किया अलग अलग मेथड से और देखा कि मेरा क्या वैल्यू खड़ा हो रहा है। सो यहाँ पे जो सॉल्यूशन किया वो सब परफेक्ट है, कोई उसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं है, आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। थोड़ा सा वो सजाने का एक तरीका था कि यहाँ पे नंबर 1 लिख देता और यहाँ से नंबर 2 का वर्किंग चालू हो रहा है वो लिख देता, तो ये ईवी वाला कंसेप्ट हो गया। और थोड़ा मिक्सअप है बेसिकली, आप ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे पहला वैल्यूएशन दिया हुआ है और यहाँ पर दूसरा वैल्यूएशन क्वेश्चन का सोल्यूशन में दिया हुआ है। ठीक है, वो प्रेजेंटेशन में थोड़ा ठीक से फ्लो में नहीं किया। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। यहाँ पे हम लोग EVA निकालना सीखेंगे। अब ये इंस्टीट्यूट मैट का एक क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा एरर है सॉल्यूशन में। देखिए, रेवेन्यू, डायरेक्ट कॉस्ट, SGA मतलब होता है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, SGA सेलिंग जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस को SGA में शॉर्ट में लिखा जाता है फाइनेंस वर्ल्ड में। तो EBIT, इंटरेस्ट, EBT, टैक्स एक्सपेंस, तो EAT, यहाँ तक सब ठीक है। PPE आपको पता ही है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, तो अकाउंट्स में आपका कॉमन चीज़ है। करेंट एसेट्स, इक्विटी, रिजर्व्स, नॉन करेंट बोरोइंग्स यानी कि डेट, और फिर करेंट लायबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस करके बैलेंस शीट भी दिया हुआ है। Assume bad debt provision of 20 is included in SGA and 20 reduced from trade receivables in current assets। EVA का कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रोविजन को कभी भी कंसिडर नहीं किया जाता है, तो उसका इफेक्ट हटाना होता है। ऑल्सो अज्यूम दैट द प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, प्री टैक्स दिया हुआ है, कभी कभी क्वेश्चन में देखा गया है कि वो लोग सिर्फ लिख देता है कॉस्ट ऑफ डेट, तो अज्यूम करना पड़ता है कि वो प्री टैक्स है कि पोस्ट टैक्स है। यहाँ लिख दिया तो ये ईजी है। इन जनरल, जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इन जनरल कॉस्ट ऑफ डेट का फिगर जब बड़ा होना तो समझना प्री टैक्स है, और जब छोटा हो तो समझना पोस्ट टैक्स है। नहीं तो अपना अजम्पशन को क्लियर लिख के आना। टैक्स रेट इज़ 33.33 एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट इज़ द एक्सपेक्टेड शेयर होल्डर्स रिटर्न इज़ 8.45। सो EVA का कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले क्या चाहिए आपको? नो पैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए। अब नो पैट मतलब क्या होता है? नो पैट मतलब होता है EBIT माइनस टैक्स, बट जो EBIT है दैट शुड बी एडजस्टेड EBIT। एडजस्टेड EBIT मतलब अगर अब कोई भी तरह का नॉन कैश चीज़ हम लोग EBIT में चार्ज किए हुए हैं तो उसको हटा के चलना है। सो आपका यहाँ पर EBIT है, आप देखिए 310, सिंस उसमें प्रोविज़न एडजस्टेड है सेलिंग एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, तो उसको ऐड बैक कर दिया। माइनस टैक्स,
टैक्स एक्चुअली सिंस अमाउंट में दिया हुआ है तो हम अमाउंट ही लेते हैं, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं करना कि आप टैक्स का परसेंट माइनस कर रहे हो, अमाउंट दिया तो अमाउंट ही माइनस करोगे जो अमाउंट दिया हुआ है। सो ये आ रहा है आपका, एक तरह से आप देखना 330 माइनस 100 इज़ 230। अब यहीं पे थोड़ा सा यहाँ पे एरर है कि यहाँ EBIT 400 लेके सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, तो इसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा 310। अब ये मेरा दोष नहीं है, एक तरह से ये इंस्टीट्यूट ने ही ऐसे किया है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ने ही ऐसे किया हुआ है, तो इसको मैं ठीक करा दे रहा हूँ। ये हो गया नो पैट। नो पैट के बाद अब आ जाता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब होता है डेट प्लस इक्विटी। नॉर्मली जब अपने EVA करते हैं, मैं कॉस्टिंग में भी EVA सिखाता हूँ आपको, तो उधर और डेप्थ में EVA आता है जहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी योर ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। बट अब ये कौन सा कैपिटल एम्प्लॉयड है ये हमें तो नहीं पता। EVA का जो रॉ कॉन्सेप्ट है वो बोलता है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए, बिकॉज ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आपका ईयर ऑन बिजनेस में था, तो उसी को लेके आपको अपना EVA निकालना चाहिए। बट अपने को नहीं पता ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है, तो मान लेंगे जो चाहिए वही दिया हुआ है। तो डेट प्लस इक्विटी मिला के आता है, देखो 700 प्लस 200 मिला दो तो 900 हो रहा है। बट आपको पता है ना, इसमें भी आपका ये 20 का इफ़ेक्ट ट्रेड रिसीवेबल के बहाने जो एडजस्ट किया हुआ है, तो उसका इफ़ेक्ट को आपको ऐड बैक करना पड़ेगा, प्लस एडजस्टमेंट ऑफ प्रोविज़न, वो माइनस किया हुआ है तो ऐड बैक कर लेंगे। तो दैट इज़ इक्वल टू आपका डेट है 100, इक्विटी है 700 प्लस 100 800 प्लस एडजस्टमेंट ऑफ प्रोविज़न 20 मिला के हो गया 920। मान लिया कि ये ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ही होगा। थर्ड वर्किंग आता है कि KO निकालो। थर्ड वर्किंग आता है KO निकालो। KO, अब KO के लिए क्या करना है मेरे को पहले KD चाहिए। KD मेरे पास प्री टैक्स है तो पोस्ट टैक्स कर दूंगा 12% माइनस 1, 12% इंटू 1 माइनस 0.3333, तो ये कितना आता है 12% का 1/3 माइनस कर दीजिए या 2/3 ले लीजिए, ये आता है 8%, ठीक है। नेक्स्ट KE लेना है, KE दिया हुआ 8.45। नेक्स्ट आपको KO लेना है, KO के लिए 8% इंटू क्या करोगे, 8% इंटू डेट है 100 और टोटल कैपिटल है 900, तो 100/900 प्लस 8.45 इंटू 800/900, सो 100 डिवाइडेड बाई 900 इंटू 8% और 800 डिवाइडेड बाई 900 इंटू 8.45% करा के आ रहा है 8.4%। सो पहला वर्किंग नो पैट, दूसरा वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड, तीसरा वर्किंग होता है KO, और एक लास्ट अब EVA निकालना है विच इज़ इक्वल टू नो पैट माइनस कॉस्ट ऑफ डूइंग द बिजनेस विच इज़ KO इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। So no PAT is your 230 minus 8.4% of 920 into 920 minus 230 करने से आंसर आ रहा है 152.72। सो प्रोसेस हियर ठीक है, बस यहाँ पे वो नो पैट का अमाउंट में गड़बड़ी है, इस कारण से सब गड़बड़ होता चला जा रहा है। खाली कैपिटल चार्ज तक सब ठीक है, यहाँ पर फिर आके करेक्शन करना होगा 230 और ये आ जाएगा 152.72, ठीक है। आई होप क्वेश्चन 2 इज़ क्लियर टू यू। थोड़ा करेक्शन हो जा रहा है इस बहाने, और क्या, इस बहाने आपके साथ मिलके बुक का करेक्शन कर ले रहे हैं, प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। आओ नेक्स्ट हम लोग करेगा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में।
ये अच्छा क्वेश्चन है। आओ, BRS incorporation deals in computer and IT hardwares and peripherals. The expected revenue for the next 8 years is as follows. So we have 1 से 8 का sales revenue. Summarized financial position as on 31st March 2012 was as follows. So आपके पास फाइनेंशियल पोजीशन दिया हुआ है एसेट और लाइबिलिटीज़ का। एडिशनल इंफॉर्मेशन में वेरिएबल एक्सपेंसेस 40% ऑफ सेल्स रेवेन्यू एंड फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड टू बी एज फॉलोज। सो वेरिएबल एक्सपेंस दिया हुआ है 40% और फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है आपको ईयर वाइज ऐसा अमाउंट। एडिशनल एडवर्टीजमेंट का एक खर्चा और दिया हुआ है पीरियड वाइज अमाउंट। फिक्स एसेट आर सब्जेक्ट टू 15% डेप्रिसिएशन एज पर WDV। फिर कंपनी हैज़ प्लान्ड एडिशनल कैपेक्स इन अपकमिंग 8 years एज फॉलोज इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। वर्किंग कैपिटल बोलता है 20% ऑफ रेवेन्यू होना ही चाहिए। टैक्स रेट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है और फ्री कैश फ्लो ऑफ द फर्म इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5% पर एनम आफ्टर 8 years। तो पहला 8 साल का तो आपको सेल्स वगैरह वेरिएबल कॉस्ट वगैरह दिया है तो उससे करना है और उसके बाद वाला काम आपको यहाँ से करना है। कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ फर्म और वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो वैल्यू ऑफ फर्म से वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे? माइनस कर देंगे वैल्यू ऑफ डेट तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा, बट पहले वैल्यू ऑफ फर्म करना है। तो इसमें नया चीज़ क्या है कि वैल्यू ऑफ फर्म FCFF से होगा। दूसरा बात ये है कि यहाँ पे वो 2 स्टेज में काम होगा, पहला 8 साल और उसके बाद वाला 5% जो ग्रोथ आ रहा है परपेचुअल, वो 2 स्टेज वैल्यूएशन होगा। ठीक है, FCFF और 2 स्टेज वैल्यूएशन। चलो अब FCFF का अगर आपको याद है बेसिक प्रोसेस क्या होता है, इट इज़ सपोज टू बी सेल्स माइनस ऑल योर एक्सपेंसेस, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंस जो भी है, माइनस डेप्रिसिएशन करने से क्या आता है, यहाँ तक PBT आता है, माइनस करते हैं हम लोग टैक्स, याद है, फिर ऐड बैक करते हैं डेप्रिसिएशन। तो यहाँ तक वर्किंग करके क्या आ जाता है, नॉर्मल कैश फ्लो आ जाता है, जो आप लोग कैपिटल बजटिंग में इंटर में भी सीखते हो, कैश इन फ्लो आफ्टर टैक्स। और फिर उसके बाद आपको एक्स्ट्रा चीज़ माइनस करना पड़ता है, वो होता है इंक्रीज इन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में जो इंक्रीज हुआ विच कैन कंप्राइज ऑफ 2 parts, एक कैपेक्स और एक इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। सो इस सम में आई विल से 2 चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है वर्किंग में, वो है डेप्रिसिएशन कैसे आएगा कि WDV मेथड है, और दूसरा ये वाला वर्किंग इंक्रीज इन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर ये 2 ठीक से सीख लिया तो ये सम हो गया। इससे फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्स्ट 8 years हम लोग निकालेंगे। 9th ईयर से बोल रहे हो इन्फिनिटी तक वो 5% ग्रोथ रेट फॉलो होगा, तो वहाँ पर वही गॉर्डन्स मॉडल वाला इक्वेशन लग जाएगा। ईयर 9 वाला वैल्यू विल बी इक्वल टू 8 वाला वैल्यू इंटू 1 + G डिवाइडेड बाई फिर KE - G करने से वैल्यू ऑफ 8th ईयर आ जाएगा। जैसे P0 इज इक्वल टू D1 बाई KE - G था, वैसे ही यहाँ पर 9th ईयर से जब ग्रोथ रेट आ रहा है तो आप 8th ईयर से 8th ईयर पे रहकर अपना वैल्यूएशन कर लोगे। 8th ईयर पे रह के अपना वैल्यूएशन कर लोगे। 8th ईयर पे खड़े होके अपना वैल्यूएशन कर लोगे। क्या करोगे? 8th ईयर पे खड़े होके अपना वैल्यूएशन कर लोगे। दैट विल बी P8 या वैल्यू एट द ईयर 8 इज इक्वल टू FCFF ऑफ 9th ईयर डिवाइडेड बाई KE - G करके, और फिर उसको 8th ईयर को 0 पे लाओगे। दैट इज़ ओनली 2 स्टेज वैल्यूएशन। पहला 8 साल का पहले करना है, फिर 9th टू इन्फिनिटी का करना है। करेक्ट? तो आइए हम लोग साथ में करेंगे। देखो सेल्स फिगर क्वेश्चन में एकदम क्लियरली दिया हुआ है। ओके, वेरिएबल कॉस्ट का कोई टेंशन नहीं है, विच इज़ 40% ऑफ सेल्स।
फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस एकदम क्लियर है पीरियड वाइज, तो उसको बैठाना ही है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस क्लियर है, एकदम सिंपल बैठाना ही है। सो मैं जो मेन 2 वर्किंग बोल रहा हूँ उसी पे काम करते हैं पहले कि डेप्रिसिएशन कैसे आएगा। डेप्रिसिएशन के लिए बोला है आपको 15% एज पर WDV। पूरा पहले का फिक्स एसेट है 17, अब फर्स्ट ईयर में ऐड ऑन हो रहा है कैपेक्स कितना ऐड हो रहा है 0.5, ठीक है। तो मैं यहीं पर है ना आपका डेप्रिसिएशन का वर्किंग कर रहा हूँ, थोड़ा क्षमा चाहता हूँ कि इसी में घुसा रहा हूँ, तभी तो फास्ट होगा, नहीं तो लेके बैठे रहो इसको। आपको प्रॉपर लिखना चाहिए जैसे कि मैं शुरू से बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। सो आपका नेट फिक्स्ड एसेट्स क्या हो जाएगा, 17 पहले से था तो 17.5 हो गया। अब डेप्रिसिएशन एट द रेट 15% आप यहाँ पे लेते जाएंगे, तो वो ऐसे नहीं होगा कि पहले सारा मैं लिख दूँ। WDV है ना, तो ये WDV चाहिएगा। 17.5 इंटू 15% करने से आ रहा है 2.625, राइट। इट इज़ कमिंग 2.625। आप इसको 3 डेसिमल नहीं लेके 63 कर लो। अब इसमें से ये माइनस करो तो नया WDV आएगा, माइनस करने से 14.88 आ रहा है, ओके। जैसे अगर मैं चाहूँ तो एक और कॉलम यहाँ बना देता हूँ ओपनिंग फिक्स एसेट्स का, वो है आपका 17, तो ये आपका एडिशन हो गया। ये आपका नेट फिक्स एसेट मतलब क्लोजिंग फिक्स एसेट हो गया 17.5। अब ये 2.63 माइनस करके ओपनिंग WDV आ जाएगा विच इज़ कमिंग 14.87, ठीक है। अब 14.87 में 0.8 जोड़िए, आ गया ये 15.675 यानी 15.67। 15.67 का 15% लेंगे, दिस इज कमिंग 2.35, माइनस करेंगे तो आ रहा है 13.32। इसमें 2 जोड़ दिया तो 15.32 इंटू 15% किया तो 2.30। फिर यहाँ पर माइनस किया तो 13.02 प्लस 2.5 करो। अगर समझ में आ गया तो पॉज करो मुझे और अपने आप कंप्लीट करो। 15.52 इंटू 15% करने से यहाँ आ रहा है 2.33 माइनस करने से 13.19 प्लस 3.5 16.69 इंटू 15% से 2.50, ये 14.19 प्लस 2.5 करके 16.69 वापस इंटू 15% करने से 2.50 वापस माइनस करके 14.19 वापस प्लस 1.5 करके 15.69 इंटू 15% 2.35 माइनस करके 13.33 प्लस 1 करके 14.33 माइनस इंटू 15% करके 2.15, ठीक है। सो हाउ डू यू गेट नेट फिक्स्ड एसेट, इट इज़ ओपनिंग प्लस एडिशन करके नेट फिक्स्ड एसेट आ रहा है जिसके ऊपर आप अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो ऑन नेट फिक्स्ड एसेट। हम मान रहे हैं कि मानना क्या है, तो लिखा ही है ना, ये पूरा बिगनिंग ऑफ ईच ईयर में ऐड हो रहा है, तो इस पे भी पूरा ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया ना। बिगनिंग ऑफ ईच ईयर में ऐड हो रहा है इसलिए पूरा ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया, ओके। सो ये एक महत्वपूर्ण वर्किंग था। दूसरा इम्पॉर्टेंट वर्किंग है कि आपका इतना कितना इंक्रीज इन कैपिटल एम्प्लॉयड हो रहा है यहाँ पर, ओके।
तो इंक्रीज इन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मैं एक वर्किंग करूँगा, एक अलग एक बार पेज इंसर्ट कर रहा हूँ। नोट नंबर 2 आ रहा है, इंक्रीज इन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है इस सब में। ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8। सर दिया हुआ तो है यहाँ पे, दिखा दीजिए ना, वो उसी से ही काम हो जाएगा। तो फिर तो पूरा बुक ही दिया हुआ है आपको, आप पूरा ही कर लेते, मेरा होने का ज़रूरत ही क्या था। जैसे मैं कराऊंगा ना वो और ज़्यादा सिंपल टू अंडरस्टैंड होगा। बुक इज़ बुकिश, बुक से सब हो जाता तो फिर हम लोगों का होने का ज़रूरत ही नहीं था, कोचिंग क्लास चलती नहीं। तो आओ यहाँ पर अपने को पहले आइडिया होना चाहिए कि हमारा ओपनिंग वर्किंग कैपिटल कितना है ईयर 1 का। ओपनिंग वर्किंग कैपिटल अगर आप ईयर 1 का देखेंगे बैलेंस शीट में, करंट एसेट है सिर्फ, और वो है 3। फिर आप सोचो कि आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है। इट इज़ 20% ऑफ सेल्स, ठीक है। तो 20% ऑफ सेल्स होने के कारण मैं चाहता हूँ कि आप ये सेल्स का फिगर यहाँ देख पा रहे हैं ना, तो सबका 20% निकाल कर एक बार लाइन से 1 to 8 में लिख दीजिए। जैसे 8 10 15 22 इनका 20% होता है, 8 का होता है 1.6, 10 का 2, 15 का 3, 22 का 4.4। फिर क्या है 30 26 23 20, 30 का होता है 6, फिर आएगा 5.2, 23 का आता है 4.6, और लास्ट वाला 20 है तो 4। नाउ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड इतना है, हम लोग के पास है 3 फर्स्ट ईयर का देखना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सरप्लस है कि शॉर्टफॉल है वो देखो, मतलब चेंज इन वर्किंग कैपिटल। आपको एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए क्या। यहाँ तो एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो रिक्वायर्ड है वो 1.6 और हमारे पास 3 है, तो हमारे पास सरप्लस है। एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, ओके, बिकॉज वी हैव सरप्लस। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सरप्लस इन हैंड, सरप्लस इन हैंड इज 1.4। तो ये सरप्लस से हम अपना कैपेक्स फंडिंग कर सकते हैं। कैपेक्स के लिए आपके पास पहला ईयर बिगनिंग में आपको चाहिए 0.5, तो कैपेक्स अपने को चाहिए 0.5, हम फंडिंग कर लेंगे। तो मेरे पास नेट क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल क्या होगा, नेट क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल क्या होगा। मेरे को और कोई वर्किंग कैपिटल अभी चाहिए नहीं, खाली एक बीच में लाइन एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ, एडिशनल कैपिटल एम्प्लॉयड, वो मैं यहीं पे ऐड करूँगा अगर मुझे चाहिए होगा। तो एक बार देखो क्या है ये बताता हूँ, पहले वापस देखो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 3 मेरे पास ओपनिंग में है, मेरे को चाहिए 1.6, 1.4 सरप्लस, मतलब वर्किंग कैपिटल का फंडिंग और नहीं कराना है फर्स्ट ईयर में। बट कैपेक्स के लिए 0.5 चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा, वो आपका 1.4 से ही फंडिंग हो जाएगा। इतना सरप्लस है यहाँ पर, तो इसको फंड कर लेंगे, तो भी हाथ में 0.9 बचा। तो एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल कहीं से भी नहीं चाहिए कोई भी काम के लिए, और ना कैपेक्स के लिए चाहिए, बिकॉज अपने पास हाथ में एक्स्ट्रा करेंट एसेट्स था। मान लो एक्स्ट्रा करेंट एसेट में एक्स्ट्रा कैश था, उसी से कैपेक्स कर लिया। अब क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल क्या होगा वो कैसे पता करेंगे। जैसे समझो ये ए है, इसमें कैपेक्स का खर्चा होगा और सी नंबर एडिशनल कैपिटल का इंक्लूजन होगा। तो क्लोजिंग होगा ए प्लस सी माइनस बी। एडिशनल कैपिटल एम्प्लॉयड इज एन इनफ्लो, कैपेक्स इज एन आउटफ्लो। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आ रहा है 3 माइनस 0.5 करके 2.5। फिर से देखना, अभी हड़बड़ाना नहीं, पहला 3-4 साल मेरे को करने दो, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा 2.5, चाहिए कितना 2, तो अभी भी 0.5 हाथ में है। कैपेक्स कितना करना है आपको, ईयर 2 में कैपेक्स देख लीजिए आप 0.8, ईयर 2 में कैपेक्स करना आपको 0.8, ठीक है।
अब बात है आपके पास 0.5 ही हाथ में या 0.8 खर्चा कैसे करेंगे, तो 0.3 नया इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये न्यू कैपिटल आपको लाना पड़ेगा, तभी आप ये खर्चा मीट कर पाएंगे। तो आपके पास हाथ में क्या बचेगा, ओपनिंग था 2.5 और 0.3 नया ला रहे हो 2.8 और 0.8 खर्चा करो तो बचा कितना हाथ में 2। इन दोनों को खाली अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए यूज़ करना, ठीक है, मतलब इसको नेट नहीं कर देना क्लोजिंग में, ये दो को बीच में जो आया है उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ करना। ईयर 3 का ओपनिंग हो गया 2, फिर से देखो एक बार, ईयर 3 का ओपनिंग हो गया 2, तो 2 का मेरे को वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है 3, मेरे पास हाथ में 2 ही है, सरप्लस नहीं है, यहाँ पे शॉर्टेज हो गया 1। तो ये शॉर्टेज जब हो जाएगा 1, इसका मतलब मुझे इसको भी इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। नेक्स्ट कैपेक्स का कितना चाहिए ईयर 3 में, ईयर 3 में कैपेक्स का चाहिए 2, तो कैपेक्स के लिए हाथ में पहले से रुपया है नहीं है, तो वो लाना होगा। और वर्किंग कैपिटल का भी शॉर्टेज हो गया, जितना चाहिए उतना नहीं है, तो टोटल नया कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस कराना होगा 3, 2 और 1 मिला के, ये दोनों मिला के 3। अच्छा सर, इसमें तो आप 0.8 और 0.5 मिलाए तो 0.3 आया, और इसमें 0.5 और 1.4 क्यों नहीं मिलाए, क्योंकि 1.4 वॉज इनफ टू मीट दिस रिक्वायरमेंट। आप ऐसे मत सोचो मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, 1.4 was enough to meet the requirement, so I don't need any additional money. Here 0.5 is only available, I have to spend 0.8, 0.3 is the additional capital required. Here there is 1 lakh shortage for our additional working capital, and then 2 for capex, so we need 3 as investment. So if this is 3 plus opening is 2, 5 minus 2 is 3, अल्टीमेटली आया कितना 5 - 2 करके 3। आई होप आपको समझ में आ रहा है, एक बार फिर से बोल देता हूँ। ओपनिंग कैपिटल था 3, करेंट एसेट्स, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चाहिए आपको 20% ऑफ सेल्स विच इज़ 1.6, तो आपके पास हाथ में 1.4 सरप्लस है, कैपेक्स के लिए 0.5 चाहिए, तो और नया कैपिटल लाने का क्या काम है आपके पास जब सरप्लस वर्किंग कैपिटल पड़ा हुआ है, तो 1.4 में से कैपेक्स कर लीजिए, तो नया कैपिटल नहीं चाहिए। और क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा, ओपनिंग जो था प्लस नया लाया जितना माइनस जो कैपेक्स में खर्चा किया, तो आंसर आ गया 2.5। देखो ये एडिशनल कैपिटल जो है ना, ये टोटल को ध्यान रख के निकाला जा रहा है, मतलब ये खाली मैं कैपेक्स के एंगल से नहीं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ये मेरा वर्किंग कैपिटल का प्लस कैपेक्स का नीड पूरा हो जाए तो टोटल एडिशनल कैपिटल क्या होगा, ठीक है। और मैं ये मान रहा हूँ इस पूरे प्रोसेस में कि कैपेक्स के लिए भी जो कैश चाहिए वो वर्किंग कैपिटल से ही दिया जाएगा, अलग से थोड़ी कोई बैंक अकाउंट खुलाएंगे। सो अपना हाथ में अगर मान लो भी यहाँ पे 3 है, फॉलो करो, नेक्स्ट ईयर क्या होगा 3 होगा ओपनिंग। अब आपको 4.4 चाहिए, आपके पास तो हाथ में 3 है, तो क्या हो गया, शॉर्टेज हो गया 1.4 का, करेक्ट। कैपेक्स कितना करना है, 2.5 करना है, 2.5 करना है। अभी तो ये वर्किंग कैपिटल ही पूरा मीट नहीं हो रहा है, 1.4 वर्किंग कैपिटल का लेवल लाने के लिए चाहिए और कैपेक्स के लिए 2.5 चाहिए, तो नया कैपिटल कितना लगेगा, अभी 3.9 लगेगा। सो आपका क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल क्या होगा, क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल होगा ओपनिंग 3 नया 3.9 माइनस कैपेक्स 2.5, 3 प्लस 3.9 माइनस 2.5 इज 4.4, गॉट इट। नेक्स्ट ईयर 5 में 4.4, ईयर 5 में 4.4, अभी भी अगर समझ आ गया तो अपने आप करो 6 7 8 पूरा 5 6 7 8, नहीं समझ में आया तो मेरे साथ सीखो। आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए 6, तो आपके पास फिर से शॉर्टेज हो गया 1.6 का। कैपेक्स के लिए ईयर 5 में कितना चाहिए 3.5, तो 3.5 और कैपेक्स के लिए चाहिए, वर्किंग कैपिटल का शॉर्टेज हो रहा है 1.6, तो नेट इन्वेस्टमेंट होगा 5.1, ठीक है। एडिशनल कैपिटल आपको लाना होगा 5.1, इन दोनों को ऐड करके, ओके।
और अपना क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 4.4 था ही, 5.1 लाया, माइनस कैपेक्स में 3.5 खर्चा कर दिया, तो 6 बचेगा। नेक्स्ट ईयर ओपनिंग होगा 6, 5.2 चाहिए तो 0.8 सरप्लस है। कैपेक्स के लिए कितना चाहिए ईयर 6 में? ईयर 6 में कैपेक्स के लिए चाहिए 2.5, कैपेक्स के लिए चाहिए 2.5, माइनस करो, ठीक है। तो अपने पास जब हाथ में 0.8 है ही, जब हाथ में अपने पास 0.8 है ही और खर्चा करना है 2.5, तो एडिशनल कितना लाएं? 1.7। तो अपना नेट कैपिटल हाथ में क्या बचेगा? 6 था, 1.7 नया लाया, 2.5 खर्चा कर दिया, 5.2 हाथ में रह गया, ठीक है। अल्टीमेटली क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल हैज़ टू बी योर 20% ऑफ सेल्स रेवेन्यू एटलीस्ट। आप वर्किंग देखोगे ना, इट विल बी मिनिमम योर 20% ऑफ रेवेन्यू। ज़्यादा हो सकता है बट कम नहीं होगा। फिर यहाँ पे 5.2 आ गया, 5.2 में फिर आपका ये है 4.6, तो यहाँ पे आ रहा है 0.6, यहाँ पे आ रहा है 0.6, ठीक है, 0.6 आ गया। इसके बाद कैपेक्स, इसके बाद कैपेक्स कितना करना है? 0.6 मेरे पास बचा हुआ है, कैपेक्स करना है 2.5 का, सॉरी ईयर 7 में कैपेक्स करना है 1.5 का, तो 1.5 कैपेक्स करना है। मेरे पास हाथ में 0.6 है तो 0.9 और एडिशनल लाऊंगा, 0.9 और एडिशनल लाऊंगा। सो 5.2 प्लस 0.9 माइनस 1.5 करके आ रहा है 4.6, 4.6। नेक्स्ट इसी तरह से आ रहा है 4.6, यहाँ पर वापस 4.6 यहाँ पर वापस आ रहा है। आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है 4 का, 0.6 हाथ में एक्स्ट्रा है। कैपेक्स के लिए कितना चाहिए? 1, तो 1 चाहिए तो 0.4 और इन्वेस्ट करवा लो, कम हो जाएगा 4.6 प्लस 0.4 माइनस 1, तो 4। कम से कम रेवेन्यू का जो 20% का रिक्वायरमेंट है ना, वो आपका मीट होना ही चाहिए। देखो ये जो रिक्वायरमेंट है आपको, ये मिनिमम में मिलेगा ही मिलेगा। पहला में थोड़ा सा ज़्यादा है बट बाकी सब में मिलेगा ही मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे हैं, समझ गए? तो इतना वर्किंग कैपिटल हाथ में आपको रखना है। ऑडिट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 मेन वर्किंग क्लियर हो गया, तो अब सम क्लियर हो जाएगा। ओके, सो अब सम क्लियर हो जाएगा। इसके बाद करना क्या आपको? बस ईयर वाइज प्रेजेंटेशन करना है, विच इज़ हाउ आवर से फर्स्ट पार्ट वैल्यू ऑफ फर्म निकाल रहे हैं, वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट कर रहे हैं। ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये फेज़ 1 हो रहा है, ठीक है। ईयर 1 to 8, इसमें पहले सेल्स ले लेंगे। सेल्स का फिगर्स है, मेरे पास हार्ड कॉपी भी है सामने में, तो 8, 10, 15, 22, 30, 26, 23, 20। लेस वेरिएबल कॉस्ट 40% था ना, 40% ऑफ सेल्स करते चलो। 3.2, 4, 6, 8.8, 12, 26 का 40%, 10.4, 9.2 और 8। फिर फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट आपको दिया हुआ था पहला 4 साल में 1.6, पहला 4 साल का है 1.6। सो हम लोग पहला 4 साल कॉपी मारेंगे 1.6 और नेक्स्ट 4 साल है 2।
तो 1.6 4 बार, 2 4 बार। फिर है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आपको दिया हुआ है पहला साल का 0.5, फिर 2 3 का है 1.5, फिर 4 2 6 का है 3 और 7 8 का है 1। तो पहला साल 0.5, फिर 1 2 3 का 1.5, फिर 4 2 6 का है 3 और 7 8 का है 1। 7 8 का है 1, ठीक है। कैपिटल बजटिंग का सम जैसा लगता है। डेप्रिसिएशन जो वर्किंग नोट 1 में किया था उसको उठा के डालेंगे। क्या क्या फिगर्स है देखो, 2.63, 2.35, 2.30, 2.33, 63, 2.63, 2.35, 2.30, 2.33, फिर 2.50, 2.50, 2.35, 2.15, 2.50, 2.35, 2.35, 2.15, ठीक है। फिर आ रहा है आपका EBIT। सो EBIT में थोड़ा सा कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 8 - 3.2 - 1.6, 0.5 और 2.63, 0.07 और हो गया मेरा 0.55, 3.6, 6.27, 10.5। मुझे पॉज करके आप अपने आप करिए। 8.1, 8.45 और 6.85। लेस टैक्स एट द रेट 30%, 0.02, 0.17, 165 है, ठीक है। थोड़ा ना इंस्टीट्यूट का जो वर्किंग किया हुआ है मैं उसको उतार ले रहा हूँ। 1.08, 1.88, 3.15, फिर है हमारा 2.43, फिर है 2.53, फिर है 2.06। EBT 0.05, 0.39, 2.52, 4.39, 7.35, 5.67, 5.92, 4.79। फिर ऐड करना है हम लोग को, सॉरी ये EAT होगा। EBIT बोलो या EBT बोलो एक ही बात है, बिकॉज हम लोग इंटरेस्ट माइनस नहीं करते ना। FCFF में पूरा वैल्यू ऑफ फॉर्म निकाल रहे हैं, KO से डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, तो ओवरऑल कॉस्ट KO के थ्रू कवर हो जा रहा है। सो इंटरेस्ट यहाँ पे माइनस नहीं होता है। ये EAT है। ऐड बैक करना है अब अपना डेप्रीसिएशन, जो था सब ऐड बैक कर दो। 2.63, 2.35, 2.3,
2.33, 2.5, 2.35, 2.35, 2.15 एंड देन हम लोगों को ऐड करना है अपना एडिशनल इन्वेस्टमेंट, सॉरी माइनस करना है. एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज सपोज टू बी सब्ट्रैक्टेड, लेस एडिशनल इन्वेस्टमेंट, जिसका हमने वर्किंग नोट 2 बनाया था. एडिशनल इन्वेस्टमेंट ये वाला फिगर है. पहला साल में कुछ नहीं है, फिर है 0.3, फिर है 3, 3.9, 5.1, 1.7, 0.9, 0.4. सो माइनस करके आएगा फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म, ये माइनस करना है. सो आप ऐड करिए 2.63 और 0.05 से 2.68, फिर 2.35 प्लस 0.39 माइनस 0.3 कर रहे तो 2.44, इसी तरह से 1.82, फिर आ रहा है 2.82, फिर आ रहा है 4.75, 6.47, 7.37, 6.54. अब आप इसका डिस्काउंटिंग कर दीजिए, PVF एट द रेट, PVIF एट द रेट, डिस्काउंटिंग फैक्टर का रेट लेना आपको. खोजिए रेट क्या होगा. How will you find the rate? यहाँ पे 12% बॉन्ड दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आपका KD हो गया. KO निकालना पड़ेगा आपको. KO विल बी KD इंटू परसेंट ऑफ डेट प्लस KE इंटू परसेंट ऑफ इक्विटी. सो 12% दिया हुआ है, उसको पोस्ट टैक्स कर देंगे. टैक्स रेट 30% है, इंटू डेट का परसेंट कितना है, कितना परसेंट ऑफ डेट है बैलेंस शीट में, 8/12, 8/20, सॉरी 8/20, 8/20, 8:12 है, तो 8/20 प्लस KE का रेट आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में. KE का रेट था 16%, तो 16% इंटू 12/20, so this will be 12% into 0.7 into 8/20 or 16 into 12/20, into 0.7 into 40% और 16 into 60%, 12.96 आ रहा है. अब यहाँ पे अब देखो ये रहा, इसके नीचे तो वर्किंग किया हुआ है, देखो उसको उन्होंने 13 में राउंड ऑफ कर दिया है और फिर सम किया हुआ है, तो हम भी एक बार 13 पकड़ के ही सम कर लेंगे, जिससे कि एक बार आंसर आपको मैच होता हुआ लगे. एट द रेट 13% से आप इन सब का PV निकाल लो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो और सबको टोटल कर लो. ये प्रोसेस में कोई यहाँ पर अब मेरा उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट ये आपका टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा सॉल्व करके. 18.549 आ रहा है,
13% से करने से। आप चेक कर सकते हो, एक बार पॉज करके एक बार मुझे आप पूरा चेक कर लो कि ये 18.549 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सो ये हो गया आपका फेज़ 1। इसके जैसे एक और फेज़ 2 होगा जिसमें ईयर 9 टू इन्फिनिटी का वर्किंग करना है। ईयर 9 टू इन्फिनिटी का वर्किंग करना है फेज़ 2 में। फेज़ 2 में ईयर 9 टू इन्फिनिटी का कैसे होगा, तो अपने बोले थे P8 निकालेंगे पहले। वैल्यू ऑफ द ईयर 8 विल बी FCFF ऑफ ईयर 9 बाई KE माइनस G। सो FCFF ऑफ ईयर 9 विल बी, ईयर 8 का जो FCFF था वो है 6.54, उसको ग्रो करा दो 5% से। 6.54 इंटू 1.05 बाई KE है हमारा 0.13 और ग्रोथ रेट है हमारा 0.05। सो आंसर आ रहा है 6.54 इंटू 1.05 डिवाइडेड बाई 0.08, इट इज़ इक्वल टू 85.84। 85.84। ठीक है, सो इससे आप V0 निकाल लोगे विच विल बी 85.84 बाई 1.13 के पावर में 8। सो इसको सॉल्व करके आ रहा है 32.2749। ये सब सही किया हुआ, मैं आंसर देख के ही बैठा रहा हूँ, प्रोसेस समझा दिया आपको कि इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। देयरफॉर वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो जाएगा, जो फेज़ 1 में आया था 18.549 प्लस 32.2749 ऐड करने से आ रहा है, दोनों को ऐड करके आ रहा है 50.8239। 50.8239 ये हो गया आपका पार्ट 1 जिसमें वैल्यू ऑफ फर्म निकालना था। और फिर वैल्यू ऑफ इक्विटी भी पूछा है तो वैल्यू ऑफ डेट उसमें से माइनस कर दोगे। वैल्यू ऑफ डेट क्वेश्चन में जो वैल्यू ऑफ डेट दिया हुआ 8, वो माइनस करने से वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ इक्विटी दैट इज इक्वल टू 50.8239 माइनस 8 कर रहे हैं तो 42.8239 आ रहा है। ठीक है, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे सब कुछ सही किया हुआ है, बट डेप्रीसिएशन भी ठीक है। ये वाला जो वर्किंग है ना, ये जिस तरह से किया हुआ है वो तरीका मेरे को जचा नहीं उतना। जैसे मैंने बताया वो आपको ज़्यादा सही लगेगा, इजी लगेगा। ये बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में किया हुआ है। वो इन्वेस्टमेंट वाला वर्किंग जो मैंने अलग से आपको करके दिया ना, नोट 2, यही सबसे बढ़िया वर्किंग है सम का। उसके बाद तो ये मतलब जो झूठ मूठ का मैं कर रहा था, मैं तो ऐसे ही उसी समय माइंड में आया कि आपको दिखा दूँ, पूरा काम हो जाएगा। जो मेन चीज़ था सम का वो यही वाला वर्किंग था जिसको मैंने अलग से आपका करके दे दिया। आप इसको रेफ़र करेंगे, आपका काम बहुत अच्छा से होगा, इजीली हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। ओके, इसके बाद तो वैल्यूएशन वगैरह सिंपल है। सो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। बाकी जो क्वेश्चन है वो सब रेगुलर क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा नहीं कि बहुत यूनिक है। चॉप शॉप मेथड वाला सम भी आप लोग का किया हुआ है। तो जो यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ वो स्किप करने का चीज़ नहीं है, वो करने का चीज़ है, बट अपने आप करने का चीज़ है। स्किप कर रहा हूँ मतलब छोड़ने का चीज़ थोड़ी है। स्किप कर रहा हूँ मतलब वो आसान है, आराम से हो जाएगा। वो हो जाएगा मतलब मैंने पहले भी क्या बोला था आपको, SFM कैसे करना है। एक बार तो सर के साथ पढ़ते पढ़ते आपको करना पड़ेगा, फिर सेल्फ स्टडी जब करोगे तो जितना क्लास में रेगुलर क्लास में सम किया उसको करना पड़ेगा, फिर सेल्फ स्टडी में एक बार और करना पड़ता है। सर के साथ साथ एक बार जब ट्यूशन चल रहा है, सेल्फ स्टडी में एक बार सर का मैथ और फिर एक बार और। अब एक बार और किससे करें, तो मैं बोलता हूँ दिव्य जड़ी बूटी बुक से करो। जिससे क्या होगा, रेगुलर क्लास का मैथ 2 बार सॉल्व हो गया, एक बार सर ने कराया, दूसरी बार आपने अपने आप किया, सेल्फ स्टडी में एक बार और किया तो 2 बार अपने आप सॉल्व हो गया। अब दिव्य जड़ी बूटी बुक एक बार कर लेगा सेल्फ स्टडी में, और एक बार करेगा आपका जो लास्ट मंथ ऑफ एग्जाम होता है ना, उसमें भी जब वापस टर्न आता है तो दिव्य जड़ी बूटी बुक भी एक बार करेगा। तो रेगुलर मैथ को भी 2 बार सॉल्व करना है, एक बार ट्यूशन के साथ साथ, एक बार सेल्फ स्टडी का बिगनिंग में, और फिर दिव्य जड़ी बूटी बुक को 2 बार सॉल्व करना है। कब, एक बार सेल्फ स्टडी का बिगनिंग में और एक बार मंथ बिफोर एग्ज़ाम के समय, जब SFM को समय देते हो तब। आओ नेक्स्ट,
14 नंबर कराता हूँ, वैल्यूएशन ऑफ स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी का वैल्यूएशन। आओ, वैल्यूएशन ऑफ स्ट्रैटेजी। हियर ये क्वेश्चन ऐसा कुछ यूनिक नहीं है, ये पूरा अपना क्लास में किया हुआ ही क्वेश्चन है, बट मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं क्लास में जब कराता हूँ कितना इजीली कराता हूँ। यहाँ पे जैसे किया हुआ है थोड़ा सा अलग ही तरीक़ा से किया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। वैल्यूएशन ऑफ स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हम लोग पहले अपना वैल्यू निकाल लेते हैं प्री स्ट्रेटजी, फिर निकालते हैं पोस्ट स्ट्रेटजी वैल्यू, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके पता लगाते हैं कि स्ट्रेटजी के कारण एक्स्ट्रा फायदा क्या हो रहा है, और पॉजिटिव आ रहा है तो स्ट्रेटजी वायबल है, नेगेटिव आ रहा है तो स्ट्रेटजी वायबल नहीं है। तो स्ट्रेटजी का वैल्यूएशन वाले क्वेश्चन में नॉर्मली आपको एक इनकम स्टेटमेंट देता है जिसमें पैट आ गया, जो डिटेल दिया हुआ है वो सब प्री स्ट्रेटजी माना जाता है। प्री स्ट्रेटजी डिटेल्स है इनकम स्टेटमेंट, और प्री स्ट्रेटजी आपके पास बैलेंस शीट भी है। बैलेंस शीट में इन जनरल मेरा सुझाव रहता है कि आप कैपिटल एम्प्लॉयड को पकड़ो, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल में दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, बिकॉज यहाँ पे डेट नहीं है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा 15,000, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी टोटल एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी विच इज ऑल्सो 15,000। नाउ कंपनी इज कॉन्टेम्पलेटिंग फॉर न्यू सेल्स स्ट्रेटेजी, एंड उससे क्या फ़ायदा होगा, सेल्स ग्रो कर जाएगा 30% पर ईयर फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। तो पॉइंट आता है व्हाट आफ्टर 5 ईयर्स, व्हाट फ्रॉम 5th ईयर, तो ईयर 5th टू इन्फिनिटी क्या होगा, ये स्ट्रेटजी का सम का गेम होता है कि 5th टू इन्फिनिटी भी कुछ होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू सेम एज ईयर 4 वैल्यू। जो 1 2 3 4 में बढ़ गया उसके बाद सब सेम रह जाएगा, 5th टू इन्फिनिटी सेम एज ईयर 4, ठीक है। अब एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड टैक्स रेट विल रिमेन सेम। जब ऐसा हम लोग बोलते हैं आपको, इसका मतलब क्या होता है, इसका एक इम्प्लीकेशन होता है कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है दैट विल ग्रो इन टेंडेम विथ सेल्स। इन टेंडेम का मतलब होता है इन सेम परसेंटेज एज सेल्स, इन सेम परसेंटेज एज सेल्स, ठीक है। ये इसका एक इंटरप्रिटेशन होता है। डेप्रिसिएशन रेट दिया हो नहीं दिया हो बात बराबर होता है, आप इसको लेके भी सम कर सकते हैं, उसको बिना लिए भी आप सम कर सकते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर कंपनी इज 15%, ये आपका डिस्काउंटिंग रेट बनेगा। इवैल्यूएट द वायबिलिटी ऑफ न्यू स्ट्रेटजी। पहले मैं दिखाता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ जनरली इस सम को। पहले मैं निकालूंगा प्री स्ट्रेटजी वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन में प्री स्ट्रेटजी वैल्यू बोलकर ऐसा कुछ भी हिंट नहीं दिया है, बट सम करने का अपना एक तरीका होता है ना। तो आपको प्री स्ट्रेटजी का खाली इनकम स्टेटमेंट मालूम है, तो फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट यू नो दैट देयर इज अ नो पैट विच इज शोइंग यू एन अमाउंट ऑफ 4200, and there is no adjustment because there is nothing given about changes in capex for the pre-strategy situation. So you will say that this is only your free cash flow of the firm. KO is given as 15%, and since there is no growth or nothing given about this, we will assume that this is going to remain same from year 1 to infinity. Assume करें कि ये constant रहेगा, assuming FCFF will be constant each year. So therefore आप क्या बोलोगे कि आपका वैल्यू ऑफ फर्म आएगा 4200 बाई 0.15 परपेचुटी तक। सो दिस इज कमिंग 28,000, ठीक है। सो दिस इज वन स्टेप ऑफ द सॉल्यूशन। सेकेंड स्टेप इज पोस्ट स्ट्रेटेजी वैल्यू। पोस्ट स्ट्रेटेजी वैल्यू में देयर विल बी 2 फेज कैलकुलेशन। Phase 1, the growth is coming for first 4 years, right? Next 4 years. तो year 1 2 3 4 है, year 1 2 3 4 है,
पहले आपका नो पैट आएगा, नो पैट। सो नो पैट दिया हुआ है 4200, ठीक है, ये आपका अभी दिया हुआ है। तो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करते ही नेक्स्ट ईयर से वो 30% से ग्रो हो जाएगा। तो 4200 को 30% से ग्रो कराओ, 1.3, 5460, फिर 30% से इसको ग्रो कराओ, 5460 को 30% से ग्रो कराओ, 7098, फिर इसको ग्रो कराओ, 9227, फिर इसको ग्रो कराओ, 11996 लेस। नो पैट में जनरली हम लोग क्या करते हैं पता है, ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन और लेस करते हैं इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आपको अभी ऊपर में समझा रहा था FCFF कैसे निकालोगे, नो पैट, ऐड डेप्रिसिएशन और फिर चेंजेस इन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करना है, इंक्रीज इन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करना है। बट एक शॉर्टकट है, जब कभी भी आपका ये लाइन दिया ना, एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, टैक्स रेट ऑल विल रिमेन सेम, अगर एसेट टर्नओवर रेशियो को सेम रखना है ना, तो इंक्रीज इन कैपिटल एम्प्लॉयड ही खाली माइनस करोगे, आपका काम हो जाएगा। एंड इंक्रीज इन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, जैसे अभी तो कितना है मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड, करेंट में कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे पास 15,000, ठीक है, 15,000 है ना। अब 30% अगर ईयर 1 में सेल्स में ग्रोथ आया तो 30% से इसको ग्रो कराओ, विच इज 4500, ऑडिट। अब नेक्स्ट ईयर क्या करोगे, ये कैसे है 15,000 का 0.3, अब नेक्स्ट ईयर जो भी सेल्स था उसका 30% ग्रो हुआ, तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर अब जो भी वर्किंग कैपिटल या कैपेक्स में अपने इन्वेस्टमेंट किया वो भी 30% से ग्रो होगा। तो नेक्स्ट ईयर ये वाला 4500 को 30% से ग्रो कराओ। अभी करंट से 30% एक्स्ट्रा हुआ तो 30% का इफेक्ट लिया, अब हर साल 30% उसके ऊपर इंक्रीमेंटली लागू होते जा रहा है, तो अगला साल से इस 4500 को 30% से ग्रो कराते जाओ। तो 4500 इंटू 1.3, दिस इज कमिंग 5850, फिर 5850 इंटू 1.3, दिस इज कमिंग 7605। समझ में आ रहा है आपको, 5850 इंटू 1.3, फिर 7605 इंटू 1.3 करो, 7605 इंटू 1.3 करो तो 9887 आ रहा है। बस आप इसको माइनस कर दीजिए, ये आपका फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म हो गया। तो ये आ रहा है आपका 960, दूसरा आ रहा है माइनस करके 17098, 1248 आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है 9227 माइनस 7605, 1622, देन आ रहा है 11996 माइनस 9887, 2109। ये काम हो गया आपका फेज 1। इसके बाद इसी को करने का, ये मेरा तरीका है, सर का तरीका है, ऐसे मैं कराता हूँ कि डेप्रिसिएशन रेट दिया हो नहीं दिया हो फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपका काम हो गया। दूसरा तरीका और हो सकता है कि आप चाहो तो, ये मैं जनरली क्लास में नहीं कराता हूँ, बट सिंस इंस्टीट्यूट मैट में दिया हुआ है तो आपको समझा दे रहा हूँ कि अगर आप चाहो तो वो सब इम्पैक्ट लेके भी कर सकते हो। कैसे होगा देखना, नो पैड तक सब सेम है, और एक तरीका क्या है, नो पैड तक सब सेम है, विच इज़ 5460, 7098, 9227, 11996। नेक्स्ट आपका मन क्या बोलता है, सर मेरे को तो नो पैट में डेप्रिसिएशन को ऐड करवाइए, ऐड डेप्रिसिएशन करिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। फिर आप बोलेंगे सर फिर हम माइनस करेंगे मेरा इंक्रीज इन कैपेक्स यानी कि फिक्स एसेट, फिर हम माइनस करेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट में सेट होता है ना, ऐसे ही आप बोलते हैं ना फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म मेरे को निकालना है। अब हमको ये 3 अमाउंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या तो मेरा बात मान लो बस कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल कर आप ऐसे करो,
या फिर आप सीखने में क्या जाता है, ये तीनों को निकालो। बहुत बार हमारी स्टूडेंट ये क्वेरी पूछते हैं तो मैं उनको ज़्यादा उस समय प्रोत्साहित नहीं करता कि हाँ सब पूछो, मैं बोलता हूँ भी काम निकालो, ठीक है। बट फिर भी अगर जानना है तो वो करते हैं। कैसे करेंगे, तो पहले एक एक करके सोचते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स मेरे को कितना लगेगा, मेरे को नया फिक्स्ड एसेट सोचना पड़ेगा फिर हर साल का। अभी हमारा फिक्स्ड एसेट कितना है, अभी हमारा फिक्स्ड एसेट 10,000, ठीक है। अभी हमारा फिक्स्ड एसेट कितना है, 10,000 है, गॉट इट। सो अब फिक्स्ड एसेट में मेरा परसेंट ऑफ सेल्स क्या है उसको पहले पकड़ लो। करंट में सेल्स के पोर्शन में सबको बढ़ाना है। सो अगर अभी फिक्स्ड एसेट हमारा 10,000 है, अगला साल फिक्स्ड एसेट 30% ग्रो करेगा। सब चीज़ को 30% ग्रो कराना है। एसेट टर्नओवर रेशियो यदि सेम रहेगा तो अगला साल फिक्स्ड एसेट होगा 13,000, फिर उसको 30% बढ़ाओ 16,900, ठीक है। फिर उसको 30% बढ़ाओ, सब कुछ सेल्स के टेंडम में आएगा 21,970, फिर उसको 30% बढ़ाओ 28,561, ठीक, ऑडिट। अब आपको जब मालूम है फिक्स्ड एसेट तो डेप्रिसिएशन निकालो। डेप्रिसिएशन के लिए क्वेश्चन बोलता है इट इज सपोज टू बी 15% ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो ईयर 1 का बिगिनिंग में 1500 आ जाएगा बिकॉज 10,000 था फिक्स एसेट, तो उसका डेप्रिसिएशन 1500। नेक्स्ट ईयर के लिए 13,000 है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर का क्या होगा, 13,000 का 15%, यहाँ पे 10,000 का 15% हुआ विच इज 1500। नेक्स्ट ईयर में 13,000 ये वाला फिक्स एसेट का 15% लेना होगा, ओपनिंग वैल्यू पे लेना ना। तो ईयर 1 पे जो क्लोजिंग फिक्स एसेट है उसको नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएट कर रहे हैं 1950, ठीक। फिर 16,900 आपका आया तो उसका 15% करो 2535, 16,900 का 15% 2535, फिर 21,970 का 15% 3296, ठीक है। तसल्ली हुआ डेप्रिसिएशन लेकर। नाउ अब आपको पता लगाना होगा मेरा इंक्रीज इन फिक्स एसेट क्या होगा। इंक्रीज इन फिक्स एसेट होगा, ओपनिंग फिक्स एसेट कितना था 10,000, उसमें से डेप्रिशिएट हो गया 1500, क्लोजिंग वैल्यू लाना है 13,000, ये क्लोजिंग फिक्स एसेट है, ठीक है। और ये कैसे आ रहा है ये समझ में आ रहा है ना, 30% ऑफ करेंट वैल्यू बस बढ़ाते गए थे हम लोग। 13,000 कैसे लाए थे, 10,000 का 30% बढ़ा दिए थे 1.3, फिर ये 13,000 को 30% बढ़ा दिए थे 1.3, ऐसे कर करके आया। अब क्लोजिंग वैल्यू 13,000 लाना है तो इंक्रीज इन फिक्स एसेट क्या होगा, दिस विल बी व्हाट, ओपनिंग प्लस ओपनिंग माइनस डेप्रिसिएशन, ऐसे बोले। क्लोजिंग वैल्यू लाना है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस डेप्रिसिएशन। तो ओपनिंग था 10,000, उसमें से 1500 गया, नया क्लोजिंग वैल्यू हो रहा है 8,500। अब लाना है 13,500, सॉरी लाना है 13, तो 4,500 रुपये का एड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो गया 13,000, उसमें से 1,950 हटा दो, 13,000 माइनस 1,950 प्लस 16,900 आप, सॉरी 16,900 आपको लाना है, हम क्या कर रहे हैं, 16,900 लाना है। तो 13,000 माइनस 1,950 हमारा हाथ में वैल्यू है, 13,000 में से 1,950 पे नया डिप्रिशिएशन होगा, तो क्लोजिंग वैल्यू हो रहा है मेरे पास 11,050, उसका 16,900 बनाना है, तो माइनस 16,900 करें, 11,050 एडजस्ट करें 16,900 में, तो 5850 आ रहा है, ठीक है।
अब 16,900 मेरा क्लोजिंग है, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग ये हो गया, उसमें से 2535 डिप्रिशिएट कर दो, -2535, तो ये आ गया 14,365 -21,970 7605। फिर ये वाला यहाँ पे आएगा 21,970 -3296 18,674 आ रहा है, -28,561 करेंगे तो 9,887, ठीक है 9,887 आ रहा है। समझ में आया? अब इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, करंट वर्किंग कैपिटल कितना है? करंट वर्किंग कैपिटल कितना है हमारा? वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट में वर्किंग कैपिटल कितना है? करंट एसेट्स है 6,000, करंट लायबिलिटी 1,000, तो वर्किंग कैपिटल आ रहा है कितना? 6 - 1 करके 5,000। तो सब कुछ वही टेंडेम में ग्रो करेगा, तो 5,000 का 30% मेरे को 5,000 का मेरे को 30% बढ़ाना होगा यहाँ पर। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6,500। ऑलरेडी 5,000 है, तो और कितना लाया मैं? 1,500 और लाया। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल तो ऐसे भी नॉर्मल सम में मैं कराता था ना, कि पहला वाला में क्या करो, इंटू 0.3 कर दो, अगला वाला में इसी को 1.3 करते चलो। वही चीज़ इंक्रीज इन फिक्स एसेट में भी हुआ है, वैसे वही चीज़ इंक्रीज इन फिक्स एसेट में हुआ है। पहला वाला का 0.3 हो गया, फिर उसी का 1.3 होता जा रहा है, बट ये 6.5 हो गया। अब 6.5 का फिर 1.3 करना है, तो 8,450 होना है यहाँ पे वर्किंग कैपिटल। मेरे पास हाथ में कितना है? 6.5 है, तो मेरे को और कितना लाना है? 1950 लाना है। फिर 8,450 का 1.3 करो तो 10,985 हो रहा है। मेरे पास 8,450 पहले से है, तो एडिशनल लाना होगा 2,535। फिर आप 10,985 का 1.3 करो तो ये आ रहा है 14,281। मेरे को एडिशनल कितना लाना होगा? 3,296। आप देखिए अल्टीमेटली हुआ क्या, ये माइनस होना है दोनों, और आपका नेट इफेक्ट वही 960, 1248 और 1622 और 2109 ही आना है। इनको माइनस कर लीजिए आप। सो क्या इतना झमेला करके करना चाहते हो आप, कि आप शॉर्टकट में करना चाहते हो? समझा पाया मैं? जब कभी भी एसेट टर्नओवर रेशियो कांस्टेंट रखने बोल दिया है, नेट प्रॉफिट रेशियो कांस्टेंट रखने बोल दिया है, तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के अपना काम कर लो। चाहे डेप्रिसिएशन रेट किसी क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो, इसका कोई फिर यूज़ नहीं है। अगर आप इसको इग्नोर करके सम करोगे तो भी सम होगा, उसको कुछ करना नहीं है। अगर आप यूज़ कर लीजिए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, ये काउंटर बैलेंस हो जाता है अपने आप। सो ये फेज़ 1 हो गया आपका। फेज़ 2 में क्या करने का हम लोग को? पहले तो फेज़ 1 का प्रेजेंट वैल्यू लेने का है। सो अब आपका काम आसान से हो जाएगा। इसका प्रेजेंट वैल्यू ले लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू FCFF रेट अपने को बताया था क्वेश्चन 15% के हिसाब से, तो इसका 15% से अगर हम प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हैं ना, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ। 1.15 डिवाइड 960 m प्लस 1248 इक्वल टू m प्लस 1622 2109 1 2 3 m प्लस m r करके आ रहा है। ये 4050.76 आ रहा है, बट जो भी आ रहा है इंस्टीट्यूट का टोटल के हिसाब से एक बार मैं बैठा रहा हूँ, डेसिमल के कारण मेरा और उसका थोड़ा सा फ़र्क हो जा रहा है, तो जो इंस्टीट्यूट का टोटल है मैं वही बैठा रहा हूँ। ये सही है, कोई उसमें फ़र्क नहीं है। मैं तो पूरा कैलकुलेटर में किया तो 4050.76 आया, ठीक है। तो PV ऑफ FCFF आया 4052.65। ओके, इसको कैसे करते कैलकुलेटर में ये सीखना है, सब क्लास में सिखाया हुआ होता है बेटा। कैसे करते देखो, 1.15 ये मेरा JJMJ सीरीज़ है, जो 1.15 को कांस्टेंट करके करना पड़ेगा, तो 2 बार डिवाइड किया कि कांस्टेंट आ गया।
फिर 960 इको एम प्लस कर दिया, तो एक बार का हो गया। नेक्स्ट 1248 टाइप किया, इक्वल टू करने से एक बार डिस्काउंट हो गया, एम प्लस करने से दो बार डिस्काउंट होकर मेमोरी में जुड़ गया। 1622 करने से थर्ड ईयर में तो दो बार इक्वल टू, थर्ड में एम प्लस। 2109 है तो तीन बार इक्वल टू, 1 2 3, और चौथा बार में एम प्लस। रिजल्ट एमआरसी में 4050 समथिंग आ रहा है। ठीक है, वापस से रिवाइंड करके देखो ना भाई, एक बार में नहीं समझ में आता, नहीं किया हुआ है तो। नेक्स्ट फेज़ 2 का वर्किंग कैसे होगा? फेज़ 2 का वर्किंग होगा सर आपका, फेज़ 2 का वर्किंग होगा फेज़ 2 वो होगा ईयर 5 टू इन्फिनिटी का, जिसमें FCFF मान लिया जाएगा विल बी इक्वल टू ईयर 4 वाला ही। ईयर 4 विल कंटिन्यू। ठीक है, तो ईयर 4 वाला कंटिन्यू होगा, मतलब क्या होगा? इसका एक ट्रिक होता है, नो पैट से पकड़ोगे। नो पैट, नो पैट था आपका 11996 ईयर 4 में। अब सब्सीक्वेंटली कोई ग्रोथ तो आ नहीं रहा है, ग्रोथ आ नहीं रहा तो नया कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होगा, बट नो पैट से स्टेबल रह जाएगा। आप FCFF को स्टेबल करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ये नो पैट आपका सेम रह गया, कोई ग्रोथ रोथ आ नहीं रहा, इंक्रीज इन कैपिटल एम्प्लॉयड इज नथिंग। So 11996 is your what? FCFF. So now year 5 to infinity से आप वैल्यू एट द ईयर 4 निकालोगे, which will be FCFF of year 5 by KE minus G. So 11 G तो है ही नहीं, सॉरी, डिवाइडेड बाई KO हो जाएगा, डिवाइडेड बाई KO। तो 11996 बाई 0.15 किया, 11996 बाई 0.15 कितना आ रहा है ये? 11996 डिवाइडेड बाई 0.15 करके 79973 आ रहा है मेरा। 11996 डिवाइडेड बाई 0.15। देखो मैंने थोड़ा सा राउंड ऑफ मारा है ना यहाँ पे, ये सब नो पैट में, तो ये मैं जो आंसर निकाल रहा था वो और ये इंस्टीट्यूट का में थोड़ा डिफरेंस है, इसीलिए 79973 आ गया। फिर वैल्यू टू ईयर 0 निकाल लेंगे, इसी को वापस से डिस्काउंट करेंगे 1.15 के पावर में 4, 1 डिवाइडेड बाई 1.15, 1 डिवाइड 1 1 2 3 4 इंटू 79973। So this is coming to me as 45725. So therefore value of firm post strategy is equal to phase 1 plus phase 2. तो phase 1 में था 4052.65 plus 45725. So this is coming approx 49777. ठीक है, एंड प्री स्ट्रेटेजी वैल्यू हम लोग को पता है, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। प्री स्ट्रेटेजी वैल्यू निकाला था मैंने 28,000, सो बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ गया। देयरफॉर इंक्रीज इन वैल्यू ड्यू टू न्यू स्ट्रेटेजी, ड्यू टू द न्यू स्ट्रेटेजी is equal to 49,777 minus 28,000. So this is coming 21,777. So therefore viable, positive है इसलिए strategy is viable.
आंसर यहाँ पे ठीक है सब, बस वो राउंडिंग ऑफ इशू है। बस मैंने एक नया अप्रोच सिखाया रे आपको। मैं क्लास में ऐसे ही कराता हूँ ना, कैपिटल एम्प्लॉयड का वर्किंग से, बट यहाँ का वर्किंग में डिप्रिसिएशन वाला लिया हुआ है और एक खामखा एक वर्किंग किया हुआ है, उसका ज़रूरत नहीं था मेरे नज़र में। ये एक वर्किंग का ज़रूरत नहीं था जो इंस्टीट्यूट ने किया हुआ है। दिस इज़ आई थिंक नॉट रिक्वायर्ड। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट हम लोग को यूज़ नहीं है उसका। रेफ़र कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है रेफरेंस के लिए, बट उतना कोई उसका नीड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 16। थोड़ा रेस्ट कर लो लेकिन पढ़ो, ऐसे भागो नहीं। रेस्ट कर लो, तो पॉज कर लो, रेस्ट कर लो, लेकिन भागो नहीं भाई। पढ़ना तो पड़ेगा ना, फाइनल है। आओ, निशान लिमिटेड has 35,000 shares of equity stock outstanding with a book value of ₹20 per share. देखिए इसमें क्या बोल रहा है, MTP मार्च 19 का क्वेश्चन है। द निशान लिमिटेड हैज़ 35,000 shares of equity stock outstanding with a book value of 20 per share. तो 35,000 इंटू 20 करने से 7 lakhs आता है। It owes debt 15 lakh at an interest rate of 12%. Okay. Selected financial results are as follows. So what we have is debt and equity match हो गया, टोटल मिला के 22 lakh भी आ गया। नेक्स्ट EBIT दिया हुआ है 80,000, इंटरेस्ट है 180, तो करंट में इसको नुकसान हो रहा है 1 लाख। टैक्स देगा कैसे, EAT 1 लाख, डिप्रिसिएशन ऐड बैक कर रहा है 50,000, प्रिंसिपल रीपेमेंट 75,000 किया, कैश फ्लो नेट आ रहा है 125 नेगेटिव। Evaluate and restructure the financial line items as shown, assuming a composition in which creditors agree to convert 2/3 of their debt into equity at book value. इसका 2/3 डेट होता है 10 लाख, तो 10 लाख बोल रहे हैं हम इक्विटी में चेंज कर लेंगे at book value. Assume Nishan will pay tax at the rate of 15% on income आफ्टर रिस्ट्रक्चरिंग। बाद में टैक्स रेट 15% होगा एंड दैट प्रिंसिपल रीपेमेंट्स आर रिड्यूस प्रोपोर्शनेटली विद डेट। तो सिंस अभी 75,000 है, अगर 2/3 डेट हट जाएगा, इक्विटी में चेंज हो जाएगा, तो 2/3 से प्रिंसिपल रीपेमेंट कम हो जाएगा। डेमॉन्स्ट्रेट एज टू हु विल कंट्रोल द कंपनी एंड बाई हाउ बिग अ मार्जिन आफ्टर द रिस्ट्रक्चरिंग। कंट्रोल द कंपनी का बात होता है जिसका इक्विटी 51% से ज़्यादा है, 51% है बेसिकली, वो कंट्रोल करेगा। अभी निशान लिमिटेड में डेट वाला 15 लाख हमारा होल्ड करके रखा हुआ है, इक्विटी 7 लाख है, इतना कैश फ्लो नेगेटिव जा रहा है, तो लॉसेस चल रहा है। तो हम लोग शायद ये डेट वाले को बोल रहे हैं कि आप इक्विटी में कन्वर्ट हो जाओ, रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं अपने आप को, वो कन्वर्ट हो जाएगा तो मेरा EBIT थोड़ी बढ़ेगा, EBIT तो 80 रहेगा। इंटरेस्ट कम हो जाएगा, इंटरेस्ट 2/3 कम हो जाएगा, 1/3 का ही लगेगा। तो 1/3 180 का 1/3 कितना होता है, 60,000 लगेगा, 2/3 हट गया, तो हमारा EBT आ गया 20,000। टैक्स देना होगा 15%, 15% ऑफ 2,000 होता है 3,000, माइनस करके आया 17,000, माइनस करके आया कितना 17,000। फिर ऐड करना है डेप्रिसिएशन, तो 50,000, फिर प्रिंसिपल रीपेमेंट 2/3 हटा दो, 1/3 ही देना है, तो 25,000 ही रीपे करना है। तो नेट क्या आ रहा है, 17 + 50 - 25 करने से 42,000 हम पॉजिटिव में आ गए। ठीक है, सो फाइनेंशियल लाइन आइटम्स हमारा सुधर गया, मतलब बेसिकली इनकम एंड कैश फ्लो सुधर गया। ओके, नेक्स्ट
डेमोन्स्ट्रेट करना है हु विल कंट्रोल द कंपनी। तो अभी एक चीज देखो, हमारे पास कितना शेयर्स है, करंट हमारे पास शेयर्स कितना है 35,000, करंट शेयर्स इज 35,000 एट द रेट ऑफ 20, ठीक है, करंट शेयर्स इज 35,000 एट द रेट ऑफ 20। जो डेट होल्डर्स है, डेट होल्डर्स विल बी गिवन कितना शेयर्स, 10 लाख रुपया कन्वर्ट हो रहा है, डिवाइड बाई 20 करेंगे तो 50,000 शेयर्स उनको मिल जाएगा। सो कंपनी का टोटल शेयर्स कितना बन जाएगा 85,000, टोटल इक्विटी 85,000 टू 20 करके 10 लाख यहाँ पे बढ़ जाएगा ना, 17 लाख, 10 लाख डेट से इक्विटी में ट्रांसफर हो रहा है। तो हुआ क्या कि आउट ऑफ 85,000 अगर 50,000 डेट होल्डर्स के पास है तो परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग क्या हुआ, परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग क्या हुआ, 50,000 डिवाइडेड बाई 85,000 करे तो ये आ गया 59%, और पुराने जो ओनर्स थे वो होल्ड करेंगे 41%। सो दैट मीन्स व्हाट इज हैपनिंग, हु विल कंट्रोल द कंपनी, जिसका ग्रेटर देन इक्वल टू 51% है, आंसर इज द न्यू डेट होल्डर्स हु विल बी गिवन द इक्विटी शेयर्स, दे विल नाउ स्टार्ट कंट्रोलिंग द कंपनी। यही यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे कैश फ्लो सुधर गया 42, बैलेंस शीट बदल गया 22 लाख आ गया, डेट से इक्विटी में ट्रांसफर हो गया, और फिर 85,000 शेयर्स टोटल हो गए, उसमें से 50,000 यदि उनके हैं तो 59% उनके हो गए, यानी कि क्रेडिटर्स विल कंट्रोल द कंपनी बाय ए सब्सटैंशियल मेजॉरिटी। 59 और 41 में काफ़ी डिफरेंस है, सो मेजॉरिटी अच्छा खासा आ गया। 51 और 49 होता तो अलग बात है, बट 59 और 41 है। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? आसान क्वेश्चन। अब किया हुआ हो तो और आसान लगे, नहीं किया हुआ हो तो एक बार लगे कि यार ये क्या नया चीज़ आ गया एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट, ये एक ईवीए का क्वेश्चन है मई 19 का, बहुत इजी है। रेवेन्यू दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीबीआईटी दिया हुआ है 800, इंटरेस्ट है, पीबीटी है, टैक्स का अमाउंट दिया हुआ होता है ना, इसको टैक्स एक्सपेंस बोलते हैं, मतलब यू हैव टू टेक द अमाउंट डायरेक्टली। नेक्स्ट, बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ दिया हुआ है, ये दोनों मिला के इक्विटी हो गए, ये आपका डेट हो गया, करेंट लायबिलिटीज़ भी दिया हुआ है। फिर मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए, फिर कॉस्ट ऑफ डेट देखो, मैंने बोला था ना हिंट, क्या तो लिख देता है प्री टैक्स है, बड़ा फिगर है ना, सिंस हाई वैल्यू, सिंस हाई रेट, तो अज्यूम कर रहे हैं प्री टैक्स होगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्लियर नहीं करता, कभी मान लो कॉस्ट ऑफ डेट दिया 5%, तो बहुत बार पोस्ट टैक्स मान के उसी को हम लोग सम में यूज कर लेते हैं। फिर बोल रहा है बैड डेट प्रोविजन 40 लाख है, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इंक्लूडेड है और रिसीवेबल से एडजस्टेड है, तो इसका इफेक्ट हटाना पड़ेगा। कैसे करेंगे, पहले नो पैट निकालेंगे। नो पैट कैसे आएगा, ईबीआईटी आपको मालूम है 800, उसमें प्रोविज़न एडजस्टेड है तो ऐड बैक कर लो, और ईबीआईटी माइनस टैक्स एक्सपेंस 231, टैक्स रेट नहीं टैक्स एक्सपेंस 231 माइनस कर दो, तो ये आ रहा है हमारा 840 माइनस 231 609। सेकेंड नंबर केओ निकालना है, उसके लिए केडी चाहिए। अज्यूम किया कि 15% इज प्री टैक्स, अगर ये प्री टैक्स है तो पोस्ट टैक्स क्या होगा, 15% इंटू 1 माइनस 0.3, तो 15% इंटू 0.7 10.5%। फिर केई आपको मालूम है विच इज 12%, तो केओ क्या आएगा 10.5 इंटू परसेंट ऑफ डेट हमको निकालना है, हम कैसे निकालेंगे
सो डेट है हमारे पास 200 का, डिवाइडेड बाई टोटल कैपिटल आ रहा है इक्विटी प्लस डेट मिला के 1800, ठीक है। 10.5 इंटू 200 बाई 1800, और यहाँ पर होगा प्लस 12% इंटू टोटल 1600 है इक्विटी, तो 1600 बाई 1800। तो इससे करो के वो क्या आ रहा है देखो तो, 10.5 इंटू 200 बाई 1800 और 12 इंटू 1600 बाई 1800, सो नेट आ रहा है 11.83, ठीक है। इसमें इंस्टीट्यूट का एक सॉल्यूशन है, उसमें 200 बाई बोल रहा है कि आप जब यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो रिजर्व्स को इग्नोर करके भी आप अपना इन दोनों का रेशियो से भी के वो निकाल सकते हैं, बट हम वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। ऑल्टरनेट दिया हुआ है बट हम नहीं करेंगे। थर्ड होता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना, विच इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी प्लस कोई और एडजस्टमेंट अगर हम लोग को करना हो तो वो प्रोविज़न का एडजस्टमेंट ऐड बैक करना है, प्रोविज़न एडजस्टमेंट। सो डेट है 200 का, इक्विटी है 1600 का, प्रोविज़न एडजस्टमेंट है 40, तो ये आ रहा है 1840। ध्यान रहे जब भी प्रोविज़न एडजस्ट करते हैं तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड में ही करिए, बट यहाँ पर कोई प्रोविज़न एडजस्टमेंट ना कर दीजिएगा, यहाँ पर कभी नहीं करते हैं वेटेड एवरेज निकालते वक्त। फिर फोर्थ अब लास्ट आ गया EVA, which is equal to EVA is equal to NOPAT 609 minus 1840 into 11.83%, 1840 into 11.83% minus 609, so this is coming 391.33 अप्रॉक्स। अब मेरा ये आया, यहाँ पे इन लोगों ने 14 कर दिया बिकॉज ये 11.84 ले लिया है, यहाँ पे राउंड ऑफ कर लिया इसलिए थोड़ा सा फ़र्क हो गया, बट इट्स ऑल सेम। ऑल्टरनेटिव मैंने आपको बोला ना वो 200 और 1000, ये ऑल्टरनेटिव बेकार है, मतलब वी शुड नॉट फॉलो दिस। ऐसा कोई ऑल्टरनेट नहीं सीखना चाहिए जो एक ही सम में काम आए, ऐसा ऑल्टरनेट सीखना चाहिए जो हर सम में काम आए। इसलिए हर सम जब अपने डेट और इक्विटी में इक्विटी दोनों को पकड़ते हैं, तो अभी इस सम में इक्विटी में सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल क्यों पकड़े, तो लॉजिकल नहीं है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है, एकदम इजी वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, पुराने पेपर्स का ही है, कुछ इसमें अलग नहीं है। ऑरेंज ग्रेप और एप्पल वाला सम कॉमन क्वेश्चन है। ओके, सो लास्ट इज आवर क्वेश्चन 19। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से कैचअप कर लो। नवंबर 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। मिस्टर एक्स फाइनेंशियल एनालिस्ट इंटेंड्स टू वैल्यू द बिजनेस ऑफ PQR in terms of future cash generating capacity. He has projected the following after tax cash flows. So we have year 1, 2, 3, 4, 5 का cash flows. It is further estimated that beyond 5th year cash flows will perpetuate at a constant growth rate of 8%. तो 2 stage हो गया. Next, mainly on account of inflation. Then perpetual cash flow is estimated to be 10,260 lakh at the end of 5th year. तो 5th ईयर ऑनवर्ड्स आपको 10,260 से काम करना है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फर्म इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो इफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 20%। तो 2 स्टेज में वैल्यूएशन कर लो आप। पार्ट 1 में पहला पार्ट होगा ईयर 1 to 4 का, ईयर 1 to 5 है, सॉरी, ईयर 1 to 5 का प्रेजेंट वैल्यू निकालो एट द रेट 20%। सो इन सब का प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 20% करना है अपने को। तो मैंने एक शॉर्टकट सिखाया ना आपको कैसे डायरेक्ट करेंगे, देखो
अभी एग्ज़ाम में सही नहीं है, अभी कर रहे चटकारा मारने के लिए। सो 1.2 डिवाइड किया, फिर 1760 m प्लस 480 सेकेंड ईयर वाला इक्वल टू m प्लस, 2 साल हो गया। 640 का थर्ड ईयर है तो 2 बार इक्वल टू m प्लस, फिर 860 है तो फोर्थ ईयर है तो 3 बार इक्वल टू 1 2 3 m प्लस, फिर 1170 है तो फिफ्थ ईयर है ना, तो 1 2 3 4 m प्लस, 5 साल हो गया। टोटल आ रहा है 3055। MRC दबाया, टोटल आ गया। ठीक है, मैंने बोल के किया है। 17 पहले 1.2 को कांस्टेंट किया, डिवाइड, फिर 1760 m प्लस, फिर 480 इक्वल टू m प्लस, फिर 640 इक्वल टू m प्लस, 860 1 2 3 m प्लस, 1170 1 2 3 4 m प्लस, MRC 3055। ऑलराइट, नेक्स्ट फिर आ रहा है आपका ईयर 6 टू इन्फिनिटी के लिए 10,260 है जो ग्रो हो रहा है 5% से 8% से 1.08 बाई 0.2 माइनस 0.08 के माइनस जी। इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है। 10,260 इंटू 1.08 डिवाइडेड बाई 0.12 इज 92340। इससे वैल्यू आ गया आपका ईयर 5 तक का। और फिर अब ईयर 0 का निकाल लो, V0 होगा 92,340 इंटू PVIF ऑफ 20% फॉर, दिया भाई है PVIF 5th ईयर का, 1 2 3 4 5 इंटू 0.402 कर देते हैं। सो दिस इज कमिंग 37,121। सो अब दोनों वैल्यू को जोड़ दीजिए, इसको और इसको जोड़ दीजिए, तो आपका टोटल आ जाएगा प्लस 3055 करने से 40175 लैक्स हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं ज़्यादा तामझाम नहीं कर रहा हूँ। देखो मेरा तो मानना है ना कि आपने बोलते हैं ना कि सॉल्व करना है, तो ऐसे भी सॉल्व करने से होता है। आपको कुछ बहुत ज़्यादा लिख के करने का ज़रूरत नहीं होता है। मतलब एग्ज़ाम में शॉर्टकट नहीं लगाना है। ये शॉर्टकट जो अभी लगा दिया वो एग्ज़ाम में लगाओगे तो मार्क्स काट लेगा उसका। फिर बोल रहे हैं द फर्म हैज़ आउटस्टैंडिंग डेट ऑफ 3620 एंड कैश बैलेंस ऑफ 2710। ये एक धोखा के लिए चुड़ैल, एक एक्स्ट्रा लाइन। कैलकुलेट द शेयर होल्डर वैल्यू पर शेयर इफ द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर इज 151.5 लाख। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ फर्म, दिस इज वैल्यू ऑफ फर्म। उसमें से वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर दीजिए। ठीक है, कैश से कोई मतलब नहीं है। 40175 में से वैल्यू ऑफ डेट माइनस करिए तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया 40175 माइनस 3620 करना है। वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय 151.50 डिवाइडेड बाय 151.5, so this value is coming to 41.29। फिर बोल रहा है द फर्म हैज रिसीव्ड अ टेक ओवर बिड फ्रॉम XYZ ऑफ ₹225 पर शेयर, इज इट अ गुड ऑफर? ऑफ कोर्स नो, मेरे को तो अंडर वैल्यू दे रहा है। मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू 241.29, तो मैं 225 पे हाँ क्यों भरूंगा? तो द ऑफर इज़ नॉट दैट गुड। और इसका सोल्यूशन भी बहुत इजीली अच्छे से ही किया हुआ है फ्रेंड्स, आप ये सब देख सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और इतना इजी क्वेश्चन है कि कैलकुलेटर में ही करा जा सकता है। ठीक है, तो इसके साथ कॉर्पोरेट वैल्यूएशन का पढ़ाई एक बार के लिए मेरे साथ ख़त्म हुआ। आप और ऊपर का जितना क्वेश्चन है उसको अच्छे से एक बार कर लीजिए। देखिए करेंगे इसी तरह से करिए, कैलकुलेटर ले लीजिए और करिए। और कॉपी लेके ना प्रॉपर मेंटेन करिए कॉपी में कि ये कॉपी में किया हुआ है। और कॉपी में जो भी करें, जैसा कि क्लास में आपको सिखाते हैं हर क्वेश्चन के एंड में,
वो लिख देना चाहिए ना, कॉपी नंबर पेज नंबर, तो और भी इजी होता है, वो भी कर दें। तो आज यहीं पे रुक जाते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू।